नंदू भैया निमाड़ की नैया, ये नारा निमाड़ में कई सालों से गूंजता रहा है। लेकिन अब नंदू भैया नहीं है। जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह को उनका स्वाभाविक सियासी वारिस माना गया। लेकिन बीजेपी ने परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए टिकट नंदू भैया के करीबी ज्ञानेश्वर पाटिल को दिया। जाहिर है पार्टी के इस फैसले से हर्षवर्धन सिंह नाराज हैं और उन्होंने चुनावी गतिविधियों से दूरी बना ली है। वो ज्ञानेश्वर पाटिल की नामांकन रैली में भी नहीं पहुंचे। उनकी नाराजगी को भांपते हुए नामांकन रैली के दौरान मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मैं हर कार्यकर्ता का संरक्षक हूं क्योंकि मैं अब युवा नेता नहीं हूं, 63 साल का हो गया हूं। जोशी जी, पटवा जी, प्यारेलाल जी, नाना साहब, एक पीढ़ी चली गई तो कौन सबका ध्यान रखेगा? मेरी ड्यूटी है, मैं हर कार्यकर्ता का ध्यान रखूंगा। मैं हर्ष का भी ध्यान रखूंगा। और अर्चना दीदी बैठी, जब दुख का पहाड़ टूटा था तो मैंने अर्चना को कभी अकेले नहीं रहने दिया। मैंने कहा तेरा भाई जिंदा है अर्चना, चिंता मत करना। और कभी पहले राखी नहीं बंधवाई थी, मैं राखी बंधवाने अर्चना के पास जाता था कि राखी बांध तेरा। हर्षवर्धन सिंह को टिकट न देकर बीजेपी ने परिवारवाद से बचने का संदेश तो दिया ही, साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान के खासम खास ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनाव मैदान में उतारकर परंपरागत वोटों की चिंता भी की। लेकिन हर्षवर्धन सिंह की कथित नाराजगी ने कांग्रेस को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। अब हर्ष चौहान भी शिवराज जी की नहीं सुन रहे। कल नामांकन से नदारद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मान मनोबल के बाद भी हर्ष चौहान नजर नहीं आए। अर्चना चिटनीस भी अपने तेवर दिखा रही है निरंतर, और जो अन्य दावेदार ने बात करें, कृष्ण मुरारी मोगे से लेकर अन्य, सबके तेवर धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। हर्षवर्धन सिंह की नाराजगी में कांग्रेस को उम्मीद भले ही नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस में भी टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव साथ में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन मंचों पर उनका दर्द बार बार झलक रहा है। और मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 में भी ऐसा ही हुआ, उसने कहा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस ऑफ ले लो, फिर उगा देंगे। जाहिर है खंडवा लोकसभा सीट पर सालों तक जीत कर आने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट न देकर बीजेपी ने संगठन में एक संदेश देने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन अब बाकी समीकरणों को साधने में पार्टी को अतिरिक्त मेहनत तो करनी ही होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है इस दर्द की दवा क्या। एमपी में उपचुनाव का घमासान लगातार तेज होता जा रहा। खंडवा संसदीय सीट पर प्रदेश की भर की निगाहें टिकी हुई है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों से रोज नेताओं के दर्द भी झलक रहे। ये वो नेता है जो यहां से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। कांग्रेस के अरुण यादव की बात करें तो आज वो एक सभा में उनके मुंह से निकल गया कि फसल उन्होंने पकाई और काट कोई और रहा। लेकिन ये पहली दफा नहीं कहा, एक बार वो और ऐसी बात कह चुके। वहीं बीजेपी में भी नंद कुमार चौहान के बेटे हर्ष सिंह रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। आज के मुद्दे में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा, क्योंकि अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है, दौरे शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचेंगे। अलग अलग जो लीडर्स जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी वहां जाएंगे। कांग्रेस की अपनी सूची जारी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही है कांग्रेस के भीतर, मंच से बार बार अरुण यादव जब बात मीडिया से करते हैं तो कुछ और कहते हैं, लेकिन मंच तो मंच है। मंच पर वही निकलता है जो दिल में होता है। और आज एक बार फिर दिल की बात अरुण यादव कह गए। पर बात अकेले कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी के भीतर भी यही कुछ है। तो चलिए आज समझते इसी को। दर्द कितना किसका, समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। उमेश शर्मा जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी आपका बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत इसलिए करेंगे कि आज दर्द अरुण यादव का छलक पड़ा है, लेकिन दर्द के बीच में ये भी दिखाई दिया कि जब आपके प्रत्याशी पहुंचे नामांकन जमा करने तो वहां हर्ष नहीं पहुंचे। वजह रही होंगी, आप उसका जवाब भी दे देंगे, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? मनोज जी, एक तो
मैं बहुत विनयशीलता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि खंडवा लोकसभा हमारे लिए केवल एक लोकसभा की सीट मात्र नहीं है, ये हमारे अभिभावक के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। हम इस विरासत को सहेज के रखना चाहते हैं जो नंद कुमार सिंह चौहान जी की विरासत है। 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, लगातार 5 बार नंदू भैया वहाँ से सांसद रहे हैं। मेरे जैसे असंख्य बेटों का निर्माण नंदू भैया ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में करा है, और जैसे मेरे जैसे सैकड़ों हजारों बेटे नंदू भैया ने राजनीति के क्षेत्र में तैयार करे हैं, वैसे ही हर्षवर्धन जी भी उनका एक बेटा है। अब बताइए भला कौन बेटा चाहेगा कि उसके ऐसे वैभवशाली विरासत छोड़ कर गए पिता की विरासत को कोई राजनारायण पुरनी जैसा उम्मीदवार हरण करके ले जाए। स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी कोई नाराजगी होगी तो अंततः अपने पिता की विरासत को कोई भी बेटा दांव पे लगाने जितनी हद तक नहीं जाएगा। हर्षवर्धन जी जी जान से जुटेंगे, ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताएंगे, क्योंकि इस समय हम सबकी प्राथमिकता, उमेश शर्मा की प्राथमिकता, माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, प्रदेश अध्यक्ष की प्राथमिकता और अर्चना दीदी की प्राथमिकता, हर्षवर्धन जी की प्राथमिकता, हम सबकी प्राथमिकता है कि हम अपने अभिभावक नंद कुमार सिंह जी चौहान की इस विरासत को बचा कर रखेंगे। ये केवल एक लोकसभा का नंबर नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे विश्वास है कि हर्षवर्धन जी अपने पिता की इस विरासत को कांग्रेस पार्टी को तो नहीं सौंपेंगे, जिनके पिता का पूरा जीवन काल आपने बात बहुत सुंदर की है उमेश जी। उनका ऐसा होनहार और विनयशील बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। जी उमेश जी, आपने बात कांग्रेस के मित्रों के आरोप है और हर्षवर्धन जी स्वयं आगे आकर इन आरोपों का जवाब देंगे और ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर अगर सबसे तेज कदम से चलता हुआ कोई दिखाई देगा तो वो हर्षवर्धन जी होंगे। खैर युवा है, उनको तेज चलना भी चाहिए, लेकिन आपने जो कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लगातार अलग अलग लोकसभा भी आपने गिना दी, और जब इतनी बड़ी उन्होंने ज़मीन तैयार की है नंद कुमार चौहान साहब ने, तो फिर ज़मीन पर फसल उगाने की बात दोनों तरफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैंने फसल तैयार की, काट कोई और ले गया। अब हर्ष जी ये कह नहीं सकते उमेश जी। देखिए क्या है मनोज जी, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब देता हूं। जी फिर हम अजय भदौरिया जी भाई साहब को सुनेंगे। मैं बिल्कुल अरुण यादव जी की पीड़ा स्वाभाविक है। अरुण यादव जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले फसल काटी। अरुण यादव जी जो इशारा कर रहे हैं ना, वो फसल काटने का इशारा कमलनाथ जी की तरफ कर रहे हैं। अरुण यादव और अजय सिंह दो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को खड़ा करा था। कमलनाथ जी तो चुनाव के समय आए थे, पॉलिटिकल टूरिज्म तो आपकी फसल की बात नहीं कर रहा था, नंद कुमार चौहान साहब की मेहनत की जो फसल थी वो कमलनाथ जी ने काट ली। और नहीं, नंद कुमार सिंह जी चौहान की फसल तो कोई ना काट सकता है ना चुरा सकता है। नंद कुमार सिंह जी चौहान ने जिस खेत का बीजारोपण करा है उस खेत में तो हमारा वैचारिक अधिष्ठान वर्षों से लहलहा रहा है। 5 बार वो सांसद रहे, विधायक रहे, शाहपुर नगर पालिका के अध्यक्ष। मैं लौटता हूं, फिर आपसे वो भी समझूंगा। फसल को तो ना चुराने देंगे ना काटने देंगे। जी अजीत भदौरिया जी, आज फिर से दर्द झलक पड़ा है, और यही होता है जब लगातार फसल बोई जाती है, काट कोई और लेता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब कमलनाथ पीसीसी चीफ बनकर लौटे तो वो मंच याद है, पीसीसी के सामने एक बड़ा सा मंच लगा था, और यही बात उन्होंने उस दौरान भी कही थी कि फसल मैंने तैयार की, लगातार हम लोग घूमते रहे। अजय सिंह का जिक्र भी किया था, और आज पुनः वही लफ्ज़ फिर दोहरा दिए। ये संकेत कुछ ठीक दे रहे हैं आपके लिए? देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उमेश जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और उनको भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं में से एक आध में से बहुत मान सम्मान करता। उन्होंने अभी अपने धारा प्रवाह शब्दों में कहा कि राजनारायण सिंह जैसे प्रत्याशी। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह का राजनीतिक लेके सामाजिक आकलन कर लेंगे तो निश्चित रूप से राजनारायण सिंह जी का कद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से ज़्यादा बड़ा होगा। तो मुझे घोर आपत्ति है आदरणीय उमेश जी के शब्दों से, वो भी इसलिए क्योंकि ये गंभीर व्यक्ति हैं। कोई हल्का व्यक्ति अगर कहता तो मैं शायद उसको इतना माइंड नहीं करता। अब आप आइए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ की, तो आप साफ साफ नजर आ रहा है मनोज जी, कोई छोटी बात नहीं है।
हर्ष जी का नामांकन के मंच पे नहीं पहुंचना, शिवराज सिंह जी के होने के बाद नहीं पहुंचना, सबको मालूम है कि नंद कुमार सिंह जी का और शिवराज सिंह जी का क्या रिश्ता था। तो कोई छोटी वोटी तो खाई है नहीं है मनोज जी, ये खाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और बिल्कुल होना भी चाहिए स्वाभाविक रूप से। आज किसी के पिता का अगर आकस्मिक निधन हो जाता है, आप दूसरी जगह तो उनके पुत्रों को या उनके परिजनों को आप वो विरासत सौंपने का काम करते हैं, चुनाव में पहुंचाने का काम करते हैं, परंतु आज ऐसा क्या हो गया हर्ष से कि आज हर्ष की जगह ज्ञानेश्वर पाटिल जी को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी किसी के उत्तराधिकारी के रूप में पिता की जगह या अन्य परिजन की जगह उनके दूसरे परिजनों को नहीं उम्मीदवार बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया होता तो ये दावा भारतीय जनता परंपराएं बदल रही। अब देखिए, अब आप बात कर रहे हैं आदरणीय अरुण यादव जी की। हाँ। तो मनोज जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदरणीय अरुण यादव जी और अजय सिंह जी निश्चित रूप से 2018 से पहले लगातार प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया पूरे कैडर को। परंतु ये भी सत्य है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय रहता है उसको कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिरोधार करता है। आदरणीय कमलनाथ जी 2018 में आए, सबने स्वीकार किया, हर्ष स्वीकार किया, उसके परिणाम स्वरूप हमने सरकार बनाई मध्य प्रदेश में। और अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव की बात करेंगे खंडवा की, तो आदरणीय अरुण यादव जी ने स्वयं जाकर ही मना किया है। उनने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि मैं अभी ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कोई आवश्यक नहीं है आदरणीय मनोज जी की सारे चुनाव कोई एक व्यक्ति लड़े। अगर उसके मन में इच्छा है कि वो नहीं लड़ना चाहता तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने कह दी, लेकिन मंच से क्यों छलक पड़ा, ये क्यों सामने आ गया दर्द? अब वो दर्द दिख तो रहा, हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके नेता ही बोल रहे हैं वही दिखाया, हम लोग ने कोई अलग तो कुछ दिखाया नहीं। नहीं, आप पे कहाँ ब्लेम कर? नहीं, हम अगर आज अरुण यादव जी का दर्द नजर आ रहा है तो विजय शाह जी का भी दर्द बिल्कुल साफ नजर आ रहा है मानदाता के मामले में, जहाँ का उनको प्रभारी बना के बिठाला। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक भी पोलिंग नहीं जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो ये स्थितियां हैं मनोज जी समझ आ रही है। अरुण यादव जी तो डे 1 से लेके पूरे खंडवा लोकसभा के सारे विधायकों के साथ, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। संदीप जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन बात फसल की हो चली है, और जब फसल पक जाती है, बड़ी हो जाती है, कोई उसमें पानी डालता है, कोई खाद डालता है, और अरुण यादव शायद यही कह रहे थे। उधर भी नंद कुमार चौहान साहब ने अपन फसल तैयार की होगी, हर्ष जी उसी का एक हिस्सा भी है। अब वो चाह रहे थे कि जो फसल दिखाई दे रही थी ज़मीन पर उसे काटा जाए, पर वो भी नहीं काट पा रहे। दोनों जगह फसल कोई और तैयार किया, काट कोई और रहा। तो क्या दोनों के लिए ये चिंता का विषय है? मनोज जी, खंडवा का चुनाव चाहे कांग्रेस को कहें हम या बीजेपी, दोनों के लिए चुनौतियों से कम नहीं है। मामला यह है कि दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं असंतोष है। बीजेपी की हम बात करते हैं तो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे टिकट चाहते थे, अर्चना चिटनिस भी टिकट चाहती थी, दोनों को टिकट नहीं दिया। अगर बीजेपी इन दोनों में से एक को टिकट देती, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, तो संघर्ष ज्यादा हो जाता पार्टी के अंदर। दोनों को शांत करने के लिए बीजेपी ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है कि नंद कुमार पटेल ने वहां पे लंबे समय काम किया है, राजनीतिक जमीन उनकी अपनी है। स्वाभाविक है, कोई भी बेटा हो वो चाहता है कि उस फसल का वो लाभ ले। अब किसी और के हिस्से में जा रही है तो असंतोष होगा। जहां तक अरुण यादव की बात है, तो बीजेपी की जो स्थिति है उससे कांग्रेस की स्थिति को हम अलग कर सकते हैं। कारण यह है कि अरुण यादव बीते 1 साल से जमीन पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वो लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने घोषित भले नहीं किया, लेकिन उम्मीदवार अरुण यादव होंगे। अरुण यादव के साथ लोग भी थे, समर्थक भी थे। ठीक है, अरुण यादव मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक क्या वाकई में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? अरुण यादव ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं दर्द है उनका। बीजेपी के नेताओं ने दर्द बयां नहीं किया, लेकिन अरुण यादव ने अपना दर्द बयां कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस आदमी ने 1 साल जी जान से मेहनत की हो, उस सीट से चुनाव जीता भी हो, और अचानक ऐसी स्थितियां आ जाएं कि उसे चुनाव के लिए मना करना पड़े, तो आप ये मान के चलिए
कि ये जो हालात हैं किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए। अब ये देखना होगा, सारी जिम्मेदारी संगठन की है। कौन सा संगठन बेहतर काम करता है, कार्यकर्ता को जोड़ता है, वही चुनाव जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कौन सा संगठन कैसे काम करता है, लेकिन संगठन तो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ पर काम कर रहा है। कांग्रेस भी अपने तरह से 12 तारीख से ऐसा कहा जा रहा है कि खुद कमलनाथ जी भी वहाँ होंगे, अलग अलग सभाएं करेंगे, बात करेंगे। उमेश जी, ये जो आप कह रहे थे कि ठीक है आपकी तैयारियां अलग है और हर्ष जी आपसे अलग जाएंगे नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, विश्वास होना भी चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी में ये होता भी है कि समय समय पर सबको सब कुछ कहने का मौका मिलता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कुछ तस्वीरें अलग दिखाई देती है। लेकिन विजय साहब भी कुछ ऐसा कह गए, उन्होंने कहा कि किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मनोज जी विजय जी ने जो कहा था वो सामान्यतः जुबान स्लिप होने का एक उदाहरण था। वो टीवी पर बाइट दे रहे थे और बाइट देते समय कांग्रेस और भाजपा शब्द के अंदर वो अंतर टंग स्लिप का मामला था। जी। और विजय शाह हमारे बहुत जमीनी नेता हैं। मानधाता के अंदर हमने यही सोचकर उनको जिम्मेदारी दी है कि चूंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजनारायण पूर्णिया जी वो मानधाता से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम एक ऐसा नेता वहां भेजना चाहते थे कि जो जमीनी हो और दमदार हो। इसलिए विजय शाह जी को वहां पहुंचाया गया है और विजय शाह जी के नेतृत्व में हम मानधाता उपचुनाव में मानधाता की जो सीट है वहां पर भी विजय दर्ज कराएंगे, बाकी की 7 विधानसभाओं जैसी। तो एक तो ये बात हो गई मनोज जी। दूसरा, मैं बहुत विनयशीलता के साथ अजय जी को उत्तर देना चाहता हूं कि राजनारायण पूर्णिया जी का जो मैंने उल्लेख करा है, उनकी अवमानना करने का कहीं भी मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं केवल इतना पूछना भर चाहता था कि जिस समय उत्तम पाल जी चुनाव हारे थे विधानसभा का, तो राजनारायण पूर्णिया जी ने जो जनता के लिए शब्दावली उपयोग करी थी और विशेष करके जिस जाति वर्ग से आते हैं उस जाति वर्ग के लोगों को जिस प्रकार की उन्होंने शाब्दिक प्रताड़नाएं दी थी, तो इस कारण मुझे लगता है कि उनमें नंदू भैया जितनी विनयशीलता और धैर्य नहीं है। केवल इतना उल्लेख मैं करना चाहता था। खैर वो विषय नहीं है, पर अजय जी ने नहीं, लेकिन आपने और मुझे लगा उमेश जी आपने जो कहा है जो स्पष्ट करना चाहिए वो मैंने कर दिया। नहीं, लेकिन आपने जो कहा है कि जो कहा राजनारायण सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो तर्कस में तीर होते हैं, तो क्या तैयारी है ऐसी कुछ कि वो जो कहा वो भी दिखाई दे देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? राजनीति कर रहे हैं हम लोग, चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे प्रत्याशी की भी सारी चीजें सामने आएगी, सामने वाले प्रत्याशी की भी आएगी। जी। सोशल मीडिया का युग है। हम आप लाए ना लाए, मैं नहीं लाऊं, अजय जी नहीं लाएंगे, पर सामान्य मतदाता जो होता है, तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजों का पोस्टमार्टम होता है, सारी चीजों की चीरफाड़ होती है। सने सने वो वीडियो भी सामने आएंगे जो उत्तम पाल के चुनाव हारने के बाद राजनारायण जी पूर्णी जी ने प्रवचन करे थे, वो भी सब मैदान में आएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात फिर अजय जी को आप समय दीजिएगा क्योंकि समय कम होता है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं मनोज जी कि अरुण यादव जी का ये जो दर्द फूट रहा है, आप बताइए कि अजय जी हमको बता रहे थे कि नेता के बेटे के साथ अन्याय हुआ है, तो सुभाष यादव जी भी तो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बेटे के साथ अन्याय नहीं हुआ। अर्जुन सिंह जी भी बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे अजय सिंह जी के साथ कांग्रेस में अन्याय नहीं हो रहा है क्या? तो और कौन सी व्यक्ति को टिकट देना है ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा। बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होता है और ज्ञानेश्वर पाटिल और हर्षवर्धन में कोई अंतर नहीं है। जैसे हर्षवर्धन नंदू भैया के पुत्र हैं, वैसे ज्ञानेश्वर पाटिल भी उनके पुत्रवत रहे हैं। जीवन पर्यंत वो पिता के तुल्य नंदू भैया की उंगली थाम कर राजनीति की पगडंडियों पर चलते रहे। कदम कदम पर परछाई की तरह ज्ञानेश्वर पाटिल नंदू भैया की परछाई बनकर काम करते रहे। तो हर्षवर्धन और ज्ञानेश्वर पाटिल में अंतर है का? भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नंदू भैया के 2 बेटे हैं, एक बेटे के लिए मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा है कि उनका चिंता मैं करूंगा, और दूसरे बेटे को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे हर्ष भैया हो या अर्चना दीदी हो, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो नंदू भैया की इस स्वर्णिम विरासत को खोना चाहेगा। हम सब कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे, और लोकसभा के अंदर मुझे लग रहा है कि हमारा जो जीत का अंतर होगा वो 3 लाख के ऊपर जाएगा। चलिए अजीत जी, उमेश जी ने तो अंतर भी बता दिया है और फिर याद भी दिला दिया आपको, अर्जुन सिंह जी भी याद दिला दिए, अजय सिंह जी भी याद दिला दिए। तो आप, हालांकि आपने बड़े बखूबी से आपने भी कहा ये चीज़, ये बात सच है कि उन्होंने मेहनत बहुत की थी, और मेहनत आप जैसे कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं कहीं कोई और ले जाए उस प्रसाद को उठा के, तो फिर थोड़ा सा दर्द होता है। अरुण जी ने शायद गलत नहीं कहा।
देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं इस पार्टी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमेश जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पार्टी अपने आप में बड़ी विचित्र पार्टी है। आप देखिए, स्वयं मिस कॉल से बनी हुई इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सदस्यों की संख्या वाली पार्टी अपने आप को कहती है। आज 3 विधानसभा के उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उसमें 2 प्रत्याशी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी ने आयातित किए। 3 में से 2 इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता चुनाव आयोग की घोषणा से पहले तिथि बता देता है चुनावों की। आदरणीय उमेश भाई ने उसी का अनुसरण करते हुए चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, नहीं उनका विश्वास है, संख्या बता दी कि भाई खंडवा लोकसभा कितने से जीतने जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा अपने आप में विचित्र है और रहस्यमय है। ये आप शुरू से लेके अभी तक इतिहास देखते चले आइए, और संगठन की, कार्यकर्ता की अगर इतनी ज़्यादा चिंता है और 17 साल से भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में है और 15 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है और उसको अपनी विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे उतारने में बाई इलेक्शन में, आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है। आप पृथ्वीपुर की बात करें, वहां समाजवादी पार्टी से लेके आ रहे हैं। आप जोबट की बात करें, वहां पे कांग्रेस से आयातित कर रहे हैं। तो ये वस्तु स्थितियां क्यों निर्मित हो रही? अपने आप को कैडर बेस कहते हो, कार्यकर्ता बेस कहते हो, तो कार्यकर्ता को उठा के खड़ा करो ना। कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या इन दोनों विधानसभाओं में? आप बताइए। तो वस्तु स्थिति बहुत बेकार है। आप रेगांव की भी बात कर लेंगे विधानसभा की, वहां पे भी बागरी जी के बेटे बिल्कुल तलवारें खींच के म्यान में से निकाल के तैयार बैठे तलवार को रख दी है। अरुण यादव, अजय सिंह जी की बात है, वो तलवार निकाल के म्यान में वापस रख दी, आपने देखा नहीं? वो तो कितनी रखी है, वो तो कितनी रखी है, ये आने वाले समय में सबके सामने आ जाएगा। वो तो दमोह में भी रख दी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो वो सबके सामने स्पष्ट हो गया था कि शिवराज सिंह जी भी उमेश जी जल्दी से 30 सेकंड में कुछ कह दीजिए। दर्द मनोज जी वो कार्यकर्ता का हो। उमेश जी कुछ आपका जवाब दे रहे थे, उमेश जी। नहीं, मैं तो बस अजीत जी को इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बागरी जी की चिंता छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया वो भी चिंता मत करिए। आप तो अभी प्राथमिकता पे 13 तारीख निकट है, नामांकन वापसी की तारीख निकल जाएगी। वो दीपक भूरिया को लॉलीपॉप खिला दो। ये दीपक भूरिया ने कभी मिर्ची खाना शुरू रखा ना तो खांस छींक के पूरी कांग्रेस पार्टी की तबीयत खराब कर देगा जोबट में। तो आप तो अपने असंतुष्टों को अजीत भैया समझाइए, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल लेगी। चलिए ठीक है जी। संदीप जी, मिर्ची तो सभी जगह सुलोचना रावत जी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं उमेश भाई, वो सुलोचना रावत खड़े हुए हैं। अरे वो तो कांग्रेस के बागी है, कांग्रेस के कलावती भूरिया के भतीजे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। कलावती भूरिया जी के भतीजे, हमारे भतीजे तोड़िए। जी जी, भतीजे नतीजे को प्रभावित कर देंगे। चलिए मैं संदीप जी, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा, यदि हम तीनों विधानसभा और खंडवा बुरहानपुर संदीप जी को सुनते हैं, संदीप जी बहुत अलग है। और ये बात सच है कि एक प्रतिष्ठा का विषय भी है और नंद कुमार चौहान साहब ने बहुत मेहनत की है, जैसा सभी जानते भी हैं, क्योंकि जब कोई लगातार जीतता है तो उसके पीछे मेहनत भी होती है, उनका सीधा संपर्क भी होता है। तो चैलेंज बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। पर ये कि दूसरी तरह की चुनौती सामने आ जाती, कभी कोई अपना दर्द कहता है, कभी कोई अपना दर्द कहता है। क्या आपको लग रहा है कि दर्द किसका कौन बांट पाएगा? देखिए, जो कार्यकर्ता का दर्द है वो तो बड़े नेता ही बांट सकते हैं, पार्टी के संगठन बांट सकता है। अब स्थिति यह है कुल मिलाकर के मनोज जी कि कौन सा दल, कौन सा संगठन अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट कर सकता है, वो उसे आगे की रणनीति में या आगे के समय में उसके लिए क्या कर सकता है, और संगठन की बात से या यूं कहें कि सत्ता में जो लोग हैं उनकी बात से कार्यकर्ता कितना संतुष्ट होता है। और अगर वाकई में वो कार्यकर्ता संगठन की बात से संतुष्ट होकर उम्मीदवार के साथ चल पड़ता है तो उस उम्मीदवार की राह बहुत आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बात सच है कि लोकसभा की बात करें या तीनों विधानसभा की, ये चुनाव बड़े चैलेंज है दोनों ही दलों के लिए। और जब किसी को टिकट मिलता है तो किसी को दर्द भी होता है। टिकट किसी एक को मिलना चाह रखने वाले बहुत होते हैं और यही सब दिखाई भी दे रहा है बीजेपी के भीतर भी, कांग्रेस के भीतर भी। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि मौका मिलने पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो सब एक राह पर चलने लगते हैं। अब उसमें अनुशासन भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती है।
लेकिन कांग्रेस का जो दर्द है, अरुण यादव का जो दर्द है, इसके मायने तलाशने होंगे और लोगों ने आज तलाश भी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। नज़र रहेगी हमारी लोकसभा पर और तीनों विधानसभा पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।